हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं क्लास 10th वालों के लिए लेसन सेकेंड से सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट लेसन सेकेंड का, जो सब्जेक्ट सिविक्स से लिया गया है, लोकतांत्रिक राजनीति। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यानी केंद्र और विभिन्न जो राज्य हैं उनके सरकारों के बीच जो होता है सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। चलिए देखते हैं। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। यानी कि ये जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं दो तरह से ये गठित की जाती हैं। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। उसके बाद इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि राष्ट्रों को साथ ला करके एक बड़ी इकाई गठित करते हैं सब। यानी कि एक इकाई में इसको बांधने का काम करते हैं। इसमें दो स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह से इसके उदाहरण हैं। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्क में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र में बरक्स यानी कि बहुत ही क्षेत्रों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। यानी कि उनका जो होता है दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक जो अंदरूनी विविधता है उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। यानी कि इसके द्वारा जो सरकार होती है ज़्यादा ताकतवर होती है, ज़्यादा पावर उस पर मिल जाती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। यानी कि इस व्यवस्था में जो होता है विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिया जाता है एक बराबर, और इस पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। किसी प्रांत को भी विशेष अधिकार भी दिया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स भारत में संघीय व्यवस्था, यानी भारत में जो संघीय व्यवस्था है किस प्रकार से कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। और इस तरह से जो विविधता हैं इनको संभालने में बड़ी जो मुश्किलें आती हैं, संघर्ष करने पड़ते हैं, तरह तरह के मुश्किलें आ खड़ी होती हैं। तो कह रहा कि सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। यानी कि कल्पना कीजिए, फीलिंग की सोचिए कि भारत जैसे विशाल देश का क्या होगा। यानी कि हमारी जो ये मुल्क है यह काम कितना मुश्किल होगा जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। तो आइए संविधान से ही शुरुआत करें।
एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। यानी कि कह रहा है कि बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद, यानी कि बहुत ही लड़ाइयाँ, युद्ध संबंधित बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए इसका विभाजन हुआ जब ये भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। यानी कि बहुत ही स्वतंत्रता के बाद जो रजवाड़े थे, बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे, वो भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। यानी कि भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, यानी कि भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया गया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। आइए, हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। यानी जो भी ये बातें हैं, जो मैटर है ये दिया हुआ है, ये भारतीय संविधान के अनुसार ये लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार, या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। यानी इसका पूरा जो कि प्रतिनिधित्व करना था इस सरकार को। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। यानी बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरफ अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। यानी इस व्यवस्था का भी जो है अलग अलग क्षेत्र हैं, अधिकार हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं। यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधियायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, जो इस प्रकार से इस सूची दिया गया है। पहला सूची है इस संघ सूची। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। ये जो है ये तरह से पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियाँ बहुत ज़रूरत हैं। इसकी बहुत ही नीतियों की ज़रूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। यानी कि संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। यानी केंद्र सरकार ही में जो भी सरकार को मतलब कानून को अधिकार दे सकता है और बना सकता है। इसका अधिकार केंद्र सरकार को ही है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकेंड पार्ट। तो हम इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तब तक स्टूडेंट इससे पढ़ें और समझें। थैंक यू।